बच्चे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 में हो रहा है आप लोगों को पासेस ऑफ करंट फॉर 500, इसमें हम लोगों को क्या चाहिए? हम लोगों को 548 सेकेंड के लिए पास हो रहा है सिल्वर कैलोरीमेट्री में, और डिपोजिशन ऑफ सिल्वर हमें चाहिए। तो हमें पता है कि सिल्वर का रिएक्शन कैसे होता है। सिल्वर का रिएक्शन होता है आपको कि Ag पे +1 चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ये क्या हो जाता है? सिल्वर में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें क्या पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन अगर किसी को चाहिए 1 मोल का डिपॉजिट करने के लिए, तो हम लोगों को क्या हो गया? इसका कितना चार्ज होगा? 96500 कूलाम चार्ज के इक्विवेलेंट होता है, ठीक ना। तो अब हम लोगों को कितने मोल्स हैं हमारे, डिपॉजिट कितने मोल्स हो रहे हैं? तो गिवन वेट ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सिल्वर, तो हम लोगों को ये क्या हो गया? ये हम लोगों को नंबर ऑफ मोल ऑफ सिल्वर निकल गया। और इसी मोल में हम लोगों को क्या करना है? ये वैल्यू कितनी आ रही है? ये वैल्यू आ रही है 1 मोल के लिए क्या था? 96,500 कूलाम। फिर उसके बाद इस मोल के लिए क्या होगा? इसमें 96,500 से अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? ये वैल्यू आप लोगों को 666 हो जाएगा, 666 आ जाएगा। अब हम लोगों को ये क्या हुआ? ये हो गया हम लोगों को चार्ज। ये किसके इक्वल है? ये हम लोगों को चार्ज के बराबर है, या कहो कि कूलाम Q के बराबर है। Q क्या होता है? Q होता है IT के बराबर। I क्या हो गया? करंट, और T क्या हो गया? टाइम। तो I निकालना है हम लोगों को, तो I क्या हो जाएगा? Q डिवाइडेड बाई T। टाइम कितना दिया हुआ है? 548 सेकेंड दिया हुआ है। तो जब हम लोग 666 को 548 से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आने वाला है? इसका जो वैल्यू आएगा एम्पियर में आएगा, और वो वैल्यू क्या होगा? 1.2, इसके बाद क्या आने वाला है? 19 समथिंग आने वाला है, जो कि अप्रॉक्स वैल्यू आपको क्या हो जाएगा? अप्रॉक्स वैल्यू हो जाएगा 1.22 के अप्रॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट टेबल बच्चे आपको क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कर रहा है? डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज यूजिंग द प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड में हम लोगों को क्या होता है? प्लैटिनम इलेक्ट्रोड हमारा नॉन रिएक्टिव टाइप का है, वो क्या है? इनर्ट इलेक्ट्रोड है। तो हम लोगों को क्या होगा? जो भी हमारे पास आयंस होंगे वही क्या होंगे? वही हम लोगों को वही क्या होगा? ऑक्सीडाइज्ड या रिड्यूस होगा। सॉल्यूशन हम लोगों को पॉजिटिव आयन कौन सा है? कॉपर +2 है। और सॉल्यूशन में हम लोगों को क्या है? सॉल्यूशन में हम लोगों को सल्फेट आयन है और OH- आयन है। तो इस दोनों में से हम लोगों को क्या होगा? इससे ऑक्सीजन मिलेगा और इससे क्या मिलेगा? कॉपर मिलेगा। तो हम लोगों को रिजल्ट क्या होने वाला है? रिजल्ट होने वाला है हम लोगों को O2 और कॉपर, क्योंकि इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? सल्फेट आयन के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू से हाई है। तो हम लोगों को ये आंसर मिलने वाला है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 15 में देखें, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कर रहा है कि हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ 2 मोल ऑफ वाटर यूजिंग 4 एम्पियर। 2 मोल ऑफ वाटर आपको पता है कि क्या होगा? 2 मोल ऑफ वाटर के लिए कितने चार्ज की ज़रूरत होगी? 2 मोल ऑफ वाटर के लिए हम लोगों को अगर इसको ब्रेक करें तो 4H+ आयन, और इसमें क्या होगा? 4H+ आयन हो गया। और इसको अगर ब्रेक करें इस साइड से तो हम लोगों को OH- आयन का हो, या O पे माइनस नेगेटिव चार्ज, इसके लिए बात करें कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे? 2 इसमें क्या हो रहा है? O2 पे हम लोगों को कितना चार्ज हो रहा है? 2O- आयन। मान लो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ब्रेक कर दिए, तो हम लोगों को चार्ज कितने आ रहे हैं? चार्जेस आ रहे हैं हम लोगों को इस तरह से चार्ज आ रहे हैं। फाइनल अगर हम लोगों को देखें कि ऑक्सीजन को सेपरेट कर दिए और हम लोग क्या कर दिए? हाइड्रोजन को सेपरेट कर दिए। तो इसके 2 मोल के लिए हमें क्या चाहिए? 2 मोल के लिए हम लोगों को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2 मोल ऑफ वाटर को आयोनाइज करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 1 इलेक्ट्रॉन इक्विवेलेंट किसके होगा? 96500 कूलाम के इक्वल होगा। तो इसमें 4 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को देखिए कि ये क्या हो गया? 964, इसमें 4 इज इक्वल टू क्या हो गया? ये चार्ज हो गया। ये किसके इक्वल है? I × T। तो T क्या हो गया? हम लोगों को T हमारा फाइंड आउट करना है, और A क्या दिया हुआ है? जो हमारा करंट दिया हुआ है ये 4 एम्पियर दिया हुआ है। तो इधर का 4 और इधर के 4 को कैंसिल आउट कर देंगे। T क्या बचेगा हमारा?
टी बचेगा हमारा 96500 बचेगा, ठीक ना। तो उसी टर्म्स को यहाँ पे आप लोगों को 4 इंटू 96500 इज इक्वल टू 4 इंटू टी लगाया गया है। तो हमारा 4 कैंसिल आउट, टी इज इक्वल टू 96500। फिर उसके बाद ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है जिसमें कि आपको क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल में क्या होता है आपको, इट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, ये देखिए ये क्या कर रहा है, यूज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज इन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में, किसी भी मेटल को रिफाइन करने में, और उसके इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी यूज़ किया जाता है। अगर किसी इलेक्ट्रोड को बनाए हुए हैं उसके ऊपर क्या हो सकता है, किसी दूसरे मेटल को चढ़ाया जा सकता है। तो आंसर हमारा ए और बी दोनों करेक्ट है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, बोथ ए एंड बी करेक्ट। अगर हम लोग 18 क्वेश्चन देखें तो ये क्या कर रहा है, नर्स्ट इक्वेशन में आपको ई इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी डिवाइडेड बाय एन एफ एल एन क्यू indicate that the Q will be equal to equilibrium constant Kc when Kc के equilibrium constant कहने का मतलब अगर एक इक्विलिब्रियम में है तो करंट कहीं भी फ्लो नहीं करेगा, तो हमारी सेल की पोटेंशियल क्या हो जाएगी, ई सेल की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो उसी चीज़ को हम लोग देख रहे हैं। तो ई सेल कहाँ 0 है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 में 0 है। अगर हम लोगों को फ्रॉम ए सॉल्यूशन क्या कर रहे हैं, फॉर्म द सॉल्यूशन ऑफ विच द फॉलोइंग 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी विल लिबरेट 1 ग्राम एटम। 1 ग्राम एटम मतलब क्या होता है, ये डेफिनेशन आपको पता है। 1 ग्राम एटम कहने का मतलब है कि किसी भी मेटल का जो मॉलिक्यूलर मास है उसको ग्राम में रिप्रेजेंट करो। तो सोडियम के कितने ग्राम रिप्रेजेंट होंगे, अगर कोई मेटल सोडियम क्लोराइड है तो इसमें सोडियम का कितना ग्राम डिपॉजिट होगा, 23 ग्राम। और इसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए, Na प्लस एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वही कह रहा है ये 1 फैराडे। 1 फैराडे कहने का मतलब 96500 कूलम। तो ये इसका आंसर होने वाला है। बाकी सभी में क्या होगा, बाकी इसमें आपको 2, इसमें भी 2 और इसमें आपको 3 फैराडे की ज़रूरत होगी अगर 1 ग्राम एटम को रिलीज़ करना है तो, ठीक ना। इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी 1 ग्राम हम लोगों को। तो 1 फैराडे किस में यूज़ होगा, इसमें 1 फैराडे, इसमें 2 फैराडे, इसमें भी 2 फैराडे, इसमें 3 फैराडे। ये आंसर हम लोगों को करेक्ट है। नेक्स्ट है ऑप्शन आप लोगों को 20 में क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन 20 में क्या कर रहा है, व्हाट इज़ द पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल कंसिस्टिंग ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड। जिंक इलेक्ट्रोड में आप लोगों को इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। ये कॉन्सेंट्रेशन कहाँ चला जाएगा, ये आपको प्रोडक्ट के साइड में चला जाएगा, जहाँ पे आप लोगों को क्या बनने वाला है, जिंक प्लस 2 आयंस बनने वाला है। तो हम लोग नर्स्ट इक्वेशन में इसको अगर फिट करें, नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, ई इक्वल टू ई नॉट 2.303 RT/NF लॉग प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है 0.01 और ये 1 क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है जो कि रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसको सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू आप लोगों को आ रही है, जब ये पूरा का पूरा सॉल्व होगा ना तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू आप लोगों को अप्रॉक्स में ये वैल्यू आ रहा है 0. ये वैल्यू आ रहा है 0.0591 आ रहा है ये वैल्यू। और इसमें ऐड कर देंगे इस वैल्यू को तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, हमारा रिजल्ट हो जाएगा 0.8221 वोल्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर, हम लोग इसमें टर्म्स आपको पता ही है कि ये क्या होता है 2.303, आर क्या होता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। फिर ये क्या है, टेम्परेचर है। टेम्परेचर हम लोग कहाँ क्या दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस, इसको हम लोगों को केल्विन स्केल में डालना है। फिर इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफ़र हो रहे हैं, जिंक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा तो इनकी वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय आपको ये फैराडे कांस्टेंट। सॉल्व करने के इसको सॉल्व कीजिएगा, आंसर आपका ये आएगा। ये वाले टर्म्स को जब सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आपको क्या आने वाला है 0.0591 आने वाला है। और आप इसमें इसको क्या करोगे, इसमें ऐड होगा। क्यों ऐड होगा, क्योंकि ये साइन क्या है, ये साइन आप लोगों को 10⁻⁻2 है, -2 इंटू दिस माइनस वैल्यू, तो ये इसको क्या कर देगा, पॉजिटिव साइन कर देगा। तो
तो इस ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा आपके ई नॉट वाले वैल्यू में। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन हम लोग देखें 21 में क्या कर रहा है आप लोगों को, ई नॉट ऑफ हाफ सेल, हम लोगों को ई नॉट हाफ सेल चाहिए। ई नॉट ऑफ हाफ सेल आप लोगों को दिया हुआ है, ई नॉट ऑफ हाफ सेल आयरन का दिया हुआ है एंड कॉपर का दिया है। इसमें आयरन की वैल्यू कितनी है, आयरन की वैल्यू है आप लोगों को, टर्म्स है 0.44 वोल्ट और इधर क्या है आप लोगों को 0.32 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। देन इसमें क्या होगा, ये वाले टर्म्स में आप लोगों को पॉजिटिव साइन के साथ ही दिया हुआ है, इसमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है। ये टर्म्स क्या हो रहा है, रिड्यूस जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 में जा रहा है, मतलब कि इसके कौन से वैल्यू दिए हुए हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है। जिसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव होगी वो क्या होगा, जल्दी से ऑक्सीडाइज्ड होना चाहेगा। जिसके हायर वैल्यू ऑफ पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव होंगे वो जल्दी से ऑक्सीडाइज्ड होना चाहेगा। तो देखिए कि इसमें इसकी वैल्यू है 44 और इसकी वैल्यू है कितनी, 0.44 है और इसकी वैल्यू 0.32 है। तो ये वैल्यू लेस है, ये ऑक्सीडाइज्ड होना नहीं चाहता है। और ये किसका रिडक्शन, ये किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये कॉपर का है। तो यही कह रहा है कि आप लोगों को ये ऑक्सीडाइज्ड होना नहीं चाहेगा। तो ये क्या करेंगे, कौन ऑक्सीडाइज्ड होना चाहेगा, आयरन। तो कॉपर +2 ऑक्सीडाइज्ड आयरन, आयरन को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज्ड कर देगा। 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसको कन्वर्ट करेगा। बाकी अगर +2 ऑक्सीडाइज्ड F+2 ये पहले से ही ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में है तो इसको ऑक्सीडाइज्ड नहीं करेगा। फिर उसके बाद कॉपर ऑक्सीडाइज्ड, इसमें क्या हो रहा है, कॉपर ये पहले से रिड्यूस्ड फॉर्म में है तो ये जब तक इससे और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा तो ये इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है। फिर उसके बाद है कॉपर रिड्यूस्ड जिंक +2, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए करेक्ट ऑप्शन। फिर उसके बाद आप लोगों को इफ़ डेल जी, क्वेश्चन नंबर 22, इफ़ डेल जी ऑफ सेल रिएक्शन में दिया हुआ है, हम लोगों को डेल जी दिया हुआ है, डेल जी की वैल्यू ये दी हुई है। देन स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, हम लोगों को रिलेशन है, हम लोगों को ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा, डेल जी = -NF ई सेल, यहीं पे स्टैंडर्ड होता तो ई नॉट सेल हो जाता। तो हम लोगों को डेल जी दिया हुआ है तो हम लोगों को क्या होगा, -NF ई सेल होगा। तो वैल्यू पुट करते हैं, इसकी वैल्यू आपको ये दी हुई है। इसमें अगर हम लोग चेक करें, ये जो हम लोगों को किलो जूल में दिया हुआ है तो इसमें हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई किए। फिर इधर वाला टर्म्स निगेटिव साइन के साथ था तो इसके निगेटिव साइन को कैंसिल आउट कर दिया। एफ़ की वैल्यू क्या होती है, एफ़ की वैल्यू होती है 96500 और ये बच गया हम लोगों को जो निकालना है, ई सेल निकालना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, इसकी वैल्यू हो रही है आपको 21200 डिवाइडेड बाई 96500। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, इसकी वैल्यू आएगी आपको ऑप्शन नंबर बी आने वाला है। अप्रॉक्स में आप देख लो कि ये क्या है आप लोगों को, ये 1 इधर का हो गया, ये वैल्यू है सेम अप्रॉक्स में वैल्यू। तो इसके वैल्यू को क्या कर देगा, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट डाल देगा, 5 डिजिट इसके डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करेगा और 5 डिजिट डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करने के बाद रिजल्ट इसके अप्रॉक्स में कौन कौन सा मैच करता है, ये भी अप्रॉक्स मैच करता है, ये भी अप्रॉक्स मैच करता है। तो हम लोगों को रिजल्ट क्या होगा, ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। फिर उसके बाद थियोरेटिकल क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, द इफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल। इफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल क्या होता है, डेल जी बाई डेल्टा एच इंथैल्पी होता है, ठीक ना, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज डिवाइडेड बाय इंथैल्पी चेंज। ये हम लोगों को क्या होता है, एफिशिएंसी ऑफ सेल होती है और यही ऑप्शन हम लोगों को दिया हुआ है। डायरेक्ट उसके बाद हम लोग कार्लॉस लॉ को लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में हम लोग कार्लॉस लॉ को लगा सकते हैं। कार्लॉस लॉ में आपको क्या पता है, कार्लॉस लॉ में इसमें पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन करेक्टली रिप्रेजेंट द इक्विवेलेंस कंडक्टेंस। आप मोलर कंडक्टेंस देखते हो, कार्लॉस लॉ में क्या रहता है, मोलर कंडक्टेंस रहता है, यहाँ पे इक्विवेलेंस कंडक्टेंस है। तो इक्विवेलेंस कंडक्टेंस कैसे निकलता है, मोलर कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय इसके हम लोगों को क्या होगा, वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर इस रिएक्शन में क्या है, इस रिएक्शन में है आप लोगों को 2Al3+, कहने का मतलब एक एटम के लिए हम लोगों को चार्ज क्या होगा, 6 हो जाएगा इसका वैलेंसी फैक्टर।
तो हम लोग कार्लॉस लॉ अगर लगाते तो क्या होता, कार्लॉस लॉ में मोलर कंडक्टेंस क्या होता, मोलर कंडक्टेंस होता है 2 डेल्टा नॉट, फिर इसके बाद AL प्लस 3 एंस, क्यों, क्योंकि ये 2 एंस बन रहे थे। इधर क्या होता 3 लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सल्फेट आयन SO4 2 माइनस आयन, ये होता मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू। लेकिन अगर इसमें इक्विवेलेंस कंडक्टिविटी चाहिए तो इसमें क्या डिवाइड करना होगा, आपको 6 से डिवाइड करना होगा। और इसके आंसर क्या होंगे, इसके इस ऑप्शंस में तो नहीं मैच हो रहे, ऑप्शन कहाँ हो जाएगा हमारा, ऑप्शन हो जाएगा ये D नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखें 25 को, 25 में क्या हो रहा है, 25 में हो रहा है आपको, अगर चेक कीजिए तो ये वैल्यू क्या हो रहा है 25 में हो रहा है आप लोगों को द डिफरेंस, ये डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन आपको दिया हुआ है यहाँ पे A प्लस 2B, ये फॉर्म क्या कर रहा है हम लोगों को 3C। एलिमेंट्री रिएक्शन में आपको पता है कि जो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो कोफिशिएंट के इक्वल हो जाता है। तो हम लोग इसको रिलेट कर सकते हैं ये वाले टर्म से, कोफिशिएंट इसको भी रिलेट कर सकते हैं। क्या रिलेट कर सकते हैं, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 2, तो K इंटू A का पावर 1 और B का पावर क्या हो रहा है, B का पावर हम लोगों को क्या होगा, इसके कोफिशिएंट के स्क्वायर, कोफिशिएंट क्या है 2, तो इसका स्क्वायर। तो हम लोगों को ये वाला टर्म्स मैच कर रहा है। बाकी वाले टर्म्स को देखते हैं कि बाकी वाले टर्म्स में दिक्कत क्या है हम लोगों को। आपको पता है कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में क्या होता है, जो भी कोफिशिएंट आता है डिफरेंशियल रेट लॉ में उसको हम लोग कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगा क्या हमारा माइनस DA/dt इज इक्वल टू माइनस 1/2 dB/dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट साइड है, ये हो जाएगा 1/3 dC/dt, और ये वैल्यू हमारा करेक्ट एक्सप्रेशन है। इसमें से ये ऑप्शन करेक्टली मैच कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 के लिए देखें, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है आप लोगों को, इसमें 4 रिएक्शन दिया गया है, इसमें A B और C का A प्लस B मिल के आपको C का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इसका रेट क्या दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है K 8 पे पावर, ये हाफ पावर पे डिपेंड कर रहा है, ये उसके सेकेंड पावर पे डिपेंड कर रहा है, सेकेंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू B। इफ़ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड B आर इंक्रीज बाय फैक्टर 4 and 2, अगर A के कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर दें 4 टाइम इंक्रीज कर दें, तो 4 का क्या हो जाएगा, 4 का 1/2 पावर क्या वैल्यू हो जाएगा 2, और 2 का पावर B का वैल्यू क्या है, B का इंक्रीज कर रहा है 2 टाइम से, तो इसके पावर को क्या कर देंगे हम लोग, स्क्वायर कर देंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपको 2 × 2 का स्क्वायर, ये वैल्यू 8 टाइम से इंक्रीज होने वाला है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन C नंबर है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 27, तो रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसमें रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया हुआ है एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। आपको पता है कि रेट लॉ क्या होता है, रेट लॉ में अगर आपको ये रेट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखें तो रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 1, यही तो रेट लॉ एक्सप्रेशन है। इस रेट लॉ एक्सप्रेशन में रेट की वैल्यू दी हुई है, हम लोगों को K अगर फाइंड आउट कर लें तो T हाफ फाइंड आउट हो सकता है। आपको क्या फाइंड आउट करना है इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में आपको T हाफ फाइंड आउट करना है। तो T हाफ के लिए आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 0.693 डिवाइडेड बाई इसमें क्या होगा K होगा। तो K की वैल्यू कैसे आएगी, K की वैल्यू आएगी रेट और इसमें कॉन्सेंट्रेशन से डिवाइड कर देंगे। कॉन्सेंट्रेशन क्या है 1 मोल है, तो यही क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट हो जाएगा। और जैसे ही आपको ये रेट कांस्टेंट मिल गया, आप इसको इसमें डिवाइड करोगे कि इसमें 0.693 डिवाइडेड बाय 0.693 इंटू 10 टू द पावर -2, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 मीटर हो जाएगी, क्योंकि ऊपर वाला टर्म्स क्या है आपको मीटर, इसमें टर्म्स क्या दिया है, मोल पर लीटर पर मीटर में दिया हुआ है। तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी, K की वैल्यू हम लोगों को ये जो हाफ लाइफ टाइम है ये मिनट में आएगा। ठीक है, जब क्वेश्चन नंबर 28 को देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कर रहा है आपको 75% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 75
75% ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन 30 मिनट। 30 मिनट कहने का मतलब हो गया कि इसमें आप लोगों को 75% कंप्लीटेशन। अगर हाफ लाइफ टाइम कंप्लीट होता तो उसमें 100 से स्टार्ट करते तो वो क्या हो जाता, 50 हो जाता 1 हाफ लाइफ टाइम में। नेक्स्ट हाफ लाइफ टाइम में क्या होगा, ये 50 इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, तो अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। तो 25% डिक्रीजमेंट कहने का मतलब कि ये 25 पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का 25 है, मतलब यूज़ कितना हो गया, 75% यूज़ हो गया। कहने का मतलब है कि 75% पहुँचने में इसको 2 हाफ लाइफ टाइम गुजर गया। इसका कितना हाफ लाइफ टाइम गुजर गया, 2 हाफ लाइफ टाइम गुजर गया। तो आपको पूछ रहा है कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर 9375% कंप्लीटेशन। इसमें हम लोगों को क्या कर रहा है, कंप्लीट होने के लिए पूछ रहा है। मतलब बचा हुआ कितना रहेगा, 100 में इसको सब्सट्रैक्ट कर लो, 100 माइनस 93.75 है, ये 75 है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 6.25 आएगा। तो ये वैल्यू देखिए कि आपको फर्स्ट हाफ लाइफ टाइम में 50% बचा, नेक्स्ट हाफ लाइफ टाइम में क्या बचेगा, 25%, उसके भी नेक्स्ट हाफ लाइफ टाइम में क्या बचेगा, इसका भी 50%, तो इसका भी 50% क्या हो गया, 25 को 2 से डिवाइड करोगे तो 12.50, और नेक्स्ट हाफ लाइफ टाइम में इसका भी 50% जो कि आपको रिक्वायर्ड पूछ रहा है। तो 4 हाफ लाइफ टाइम आपका गुजरने वाला है। तो 4 हाफ लाइफ टाइम का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 × 15, एक हाफ लाइफ टाइम की वैल्यू, और इसका रिजल्ट क्या होगा, 60 मिनट। नेक्स्ट है बच्चे आप लोगों को 29 नंबर क्वेश्चन को। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सर्टेन रिएक्शन फॉलो द रिएक्शन बिटवीन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। टाइम, इसमें हम लोगों को क्या कर रहा है, इसमें हम लोगों को कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का ग्राफ दिया गया है। पूछ रहा है कि इज एक्सपेक्टेड ऑर्डर फॉर द रिएक्शन। आपको पता है कि अगर ये 0 ऑर्डर रिएक्शन होता तो ये स्ट्रेट लाइन कर्व होता, ठीक है, और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो कि कभी कंप्लीट होता ही नहीं है, तो इसलिए ये क्या है, आपको एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। और इसमें भी जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ेगा ये इसके एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, इसके एक्सपोनेंट आपको थोड़े से हाइयर जल्दी से वो क्या कर लेगा, हम लोगों को ऑर्डर वेरी कर लेगा। ये हमारा जो ग्राफ है, ये हमारा ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है रिएक्शन 50% कंप्लीट इन 2 आवर, 75% कंप्लीटेड इन 4 आवर। मान लो कि इसके हाफ लाइफ टाइम कांस्टेंट है, जितना में ये 50% पहले हाफ लाइफ 2 आवर में गया, अब फिर से 50% इसको कंप्लीट करने के लिए क्या हुआ, फिर से 2 घंटा लगा। ये 4 घंटा है ना, 75 शुरू से अगर 75% कंप्लीट हो रहा है तो 4 आवर में, मतलब इसका टी हाफ कांस्टेंट है। और टी हाफ कांस्टेंट किसका होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ही होता है। तो इसमें हम लोगों को ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इस रिएक्शन में देखिए आप लोगों को क्या कर रहा है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर द फॉलोइंग्स आर। इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है इस रिएक्शन के लिए K1, इसके लिए K2, इसके लिए K3। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन ये बनाया गया है इसी सब रिएक्शन को मिक्स करके। तो ये आपको बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाली इक्वेशन से है। ये हम लोगों को थोड़ा सा सिलेबस में हम लोग आगे पीछे हो रहे हैं। ये हमारे सिलेबस में क्लास 11 में पढ़ाया गया था, उसी का यहाँ पे काउंट हो रहा है। तो आप देखो आपको चाहिए क्या, प्रोडक्ट में चाहिए 2 अमोनिया, तो 2 अमोनिया तो इसी में मिलेगा, और लेकिन रिएक्शन क्या होगा, रिवर्स करना होगा। जब रिएक्शन रिवर्स होता है तो वो हो जाता है क्या, K की वैल्यू उसकी 1/, में चली जाती है। मतलब कि अगर इधर K है तो इसकी रिवर्स रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 1/K1 हो जाएगा। फिर दूसरा देखो कि आपको दूसरा प्रोडक्ट क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन आपको यहाँ से भी मिलेगा, यहाँ से भी मिलेगा, लेकिन इस साइड के अगर आपको प्रोडक्ट चाहिए तो ये रिएक्शन में हम लोगों को 2NO चाहिए ही चाहिए। कहने का मतलब ये रिएक्शन तो 1 टाइम में इंक्लूड होगा, तो हमारा क्या है, ये भी प्रेजेंट रहेगा, और इसमें मल्टीप्लाई नहीं होना है, क्योंकि अगर ये मल्टीप्लाई होगा तो NO कोई भी फॉर्म नहीं कर रहा है, कहीं भी NO दूसरी जगह नहीं मिल रहा है। तो इसी का रिएक्शन क्या हो जाएगा, K2 डिवाइडेड बाय पहले का क्या था, ये क्या हो जाएगा, इसमें आया K1 आया, K1 इसके लिए आ गया क्योंकि रिवर्स रिएक्शन। इसका रिएक्शन क्या होगा, यही फॉरवर्ड डायरेक्शन वाले रिएक्शन को यूज़ करेंगे। तीसरे में क्या है, वाटर है। वाटर के कितने टाइम है, वाटर देखो आपको 3 टाइम है,
तो K3 को हम लोगों को क्या करना है, Q टाइम 3 टाइम, जितने टाइम में इससे आप मल्टीप्लाई करोगे कोई वैल्यू को, सारा का सारा वैल्यू क्या हो जाएगा, K इंटू K हो जाएगा, तो इसका क्यूब हो जाएगा। तो वैल्यू क्या हो जाने वाला है, हम लोगों को वैल्यू होने वाला है, टर्म्स को अगर आप ध्यान से देखो तो जब आप इसको अरेंज करोगे तो ये सारे के सारे आपके बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ रहे हैं। आप देखो इसको टर्म्स करके यूज़ करके देखो, इसकी वैल्यू क्या हो रही है, 2NH3 प्लस ये ऑक्सीजन और यहाँ 3/2 ऑक्सीजन, तो ये क्या हो जाएगा 5/2 ऑक्सीजन, और इधर क्या बच जाएगा, इधर बच जाएगा 2NO और इधर क्या बच जाएगा 3 वाटर। और इसके लिए टर्म्स क्या होगा, इसका K1, इसका K2 और इसका क्या हो जाएगा K3 का स्क्वायर। सारे को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये वैल्यू हो जाएगा K2, इधर क्या हो जाएगा K3 का क्यूब और इधर क्या हो जाएगा K1 हो जाएगा। तो ये एक ऑप्शन हम लोगों को फर्स्ट के साथ मैच कर रहा है, बाकी सभी जगह पे इसके ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे। एक रिएक्शन दिया हुआ है आपको, कौन सा रिएक्शन, फॉर ए रिएक्शन T फॉर ए गिवन रिएक्शन T½ आपको दिया हुआ है 1/A0। 1/A0 कहने का मतलब क्या हो गया, आपको पता है कि अगर हमारा रिएक्शन क्या था, जीरो ऑर्डर रिएक्शन था, तो T½ क्या हो रहा था, T½ हो रहा था हम लोगों को फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए T½ की वैल्यू क्या हो रही थी, T½ की वैल्यू हो रही थी A0 डिवाइडेड बाई 2K। A0 डिवाइडेड बाई हम लोगों को क्या हो रहा था, A0 डिवाइडेड बाई 2K हो रहा था। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए T½ क्या हो गया, ये इसके कॉन्सेंट्रेशन से फ्री हो गया, ये क्या हो गया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/K। और जैसे ही अगर आप लोगों को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा, ये क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन वाला टर्म्स नीचे आ जाएगा, ये टर्म्स हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई A0 हो जाएगा। तो ये वाला T½ क्या हो रहा है, जैसे जैसे आपको ऑर्डर बढ़ रहा है इसके कॉन्सेंट्रेशन नीचे आ जा रहे हैं। अगर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होता तो T½ की वैल्यू क्या हो जाती, T½ हो जाता आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A² के। तो हमारा रिएक्शन का क्या हो जाएगा, 1/A है, तो इसका T½ क्या हो जाएगा, T½ हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है आपको सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसके बी करेक्ट है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 33 देखो तो क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कर रहा है, 33 कह रहा है A + B फॉर्म C + 2D। हम लोगों को रिएक्टेंट साइट की ज़रूरत है। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट विल बी, इसमें एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट कलेक्ट किया गया है, 3 ट्रायल्स किया गया है। इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, देखिए कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन अगर आप देखो A के कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रख के जब हम लोग देखे हैं, B के कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया गया, यहाँ भी A 0.4, यहाँ भी A 0.4, मतलब A कांस्टेंट है और B को क्या किया गया, डबल किया गया। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, ये 4 टाइम हुआ है। अगर 0.55 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 2. ये क्या वैल्यू हो रहा है 20, और इसमें बच क्या रहा है, फिर से इधर 2 बच रहा है, तो 22. ये वैल्यू आने वाला है 2.22 आने वाला है। और इसमें क्या होगा, पावर देखिए इसका एक टाइम से इंक्रीज हो गया, ठीक ना। 5.5 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 हो जाएगा। तो 22 को फिर से रीअरेंज कैसे कर सकते हैं, एक डेसिमल प्लेस को शिफ्ट करके। तो ये वैल्यू हो रहा है 4 टाइम इंक्रीज हो रहा है। और अगर हम लोग B के कॉन्सेंट्रेशन को फिक्स रख रहे हैं तो A क्या हो रहा है, A डबल हो रहा है। A डबल हो रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन सेम रह गया। कहने का मतलब इसमें रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A का 0 पावर और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B का क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B का स्क्वायर डिपेंड कर रहा है रेट कांस्टेंट के इक्वेशन पे। तो हम लोगों को फाइंड आउट करना है, हम लोगों को क्या फाइंड करना है, द करेक्ट रेट लॉ ऑफ रिएक्शन। रेट लॉ क्या हो जाएगा, इसका R हो जाएगा, A के कॉन्सेंट्रेशन पे 0 एंड B के कॉन्सेंट्रेशन पे स्क्वायर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। फिर उसके बाद कह रहा है 34 में कॉलिजन थ्योरी इज एप्लीकेबल टू। कॉलिजन करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, कम से कम दो मॉलिक्यूल्स चाहिए। और कॉलिजन थ्योरी में हम लोगों को इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये बायोमॉलिकुलर रिएक्शन के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 क्या कर रहा है, रिएक्शन हैविंग इक्वल एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन। अगर कोई रिएक्शन सेम एक्टिवेशन एनर्जी में फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है, तो उस तरह के रिएक्शन के लिए हम लोगों को इसमें क्या कर रहे हैं,
क्या कर रहा है, रिएक्शन हैविंग इक्वल एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन हैज़, इसमें हम लोगों को क्या होगा, इस रिएक्शन में हम लोगों को रिएक्शन आगे या पीछे कहीं भी जा सकती है। इसकी एंथैल्पी क्या हो जाएगी, इसकी एंथैल्पी 0 हो जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 36 में आप लोगों को कह रहा है कि डिफ्यूज़, इसमें हम लोगों को टर्म्स अगर ध्यान से देखें तो ये क्या कह रहा है हम लोगों को, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, ये क्या कहलाता है हम लोगों को, ऑस्मोसिस कहलाता है। डिफ्यूजन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स, ये ऑस्मोसिस कहलाता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें 37 में देखें तो ये क्या कर रहा है, मास ऑफ प्योर, द मास ऑफ प्योर सोडियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ, इसमें हम लोगों को क्या दिया है, 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन, जो 0, ये हम लोगों को पता है कि NaOH की वैलेंसी फैक्टर क्या है, इसकी वैलेंसी फैक्टर 1 है। तो अगर 0.1 मोलर सॉल्यूशन के लिए आप लोगों को जितनी अमाउंट की ज़रूरत थी उतना ही अमाउंट आप लोगों को ये क्या दिया हुआ है, ये वैल्यू दिया हुआ है आप लोगों को 2, ये दिया हुआ है 0.25 लीटर दिया हुआ है। ठीक ना, तो वैल्यू देखिए आप लोगों को 1 लीटर के लिए अगर 0.1 मोलर सॉल्यूशन चाहिए 1 लीटर में, तो कितना इसका मोल चाहिए होगा, इसका मोल चाहिए होगा हम लोगों को 0.1 मोल चाहिए होगा। ठीक ना, तो इसमें क्या होगा 1 लीटर के लिए, लेकिन वॉल्यूम क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है आपको 2.5 लीटर, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स की ज़रूरत कितनी होगी हम लोगों को, 0.1 डिवाइडेड बाई 4 मोल की ज़रूरत होगी। और 0.1 डिवाइडेड बाई 4 मोल कहने का मतलब है 1 मोल का वेट क्या होता है, 1 मोल का वेट होता है 40 ग्राम, और उसमें अगर आप क्या कर रहे हो, आप उसमें मल्टीप्लाई कर रहे हो 0.1 से, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 4, और आप 4 में 4 से डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 ग्राम। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 ग्राम। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 38, ये क्या कर रहा है, ए सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन इन इथेनॉल, इसमें क्या हो रहा है, एसीटोन है, और किस में है ये, एसीटोन है, किस में है, इथेनॉल में है। इथेनॉल में क्या होता है, इथेनॉल में होता है CH3OH। ठीक ना, एसीटोन के बीच क्या हो रहा था, डाइपोल अट्रैक्शन हो रहा था। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, एसीटोन अगर हम लोगों को था, इसमें एसीटोन था,